हाय गाइज, आज के एक नई वीडियो सीरीज़ में हम आज एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा ऑप्शंस पे रहेगा, लेकिन एक बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले आखिर ये ऑप्शंस होता क्या है। जो शेयर मार्केट्स में जो ऑप्शंस लगा के हम प्रीमियम लगा के जो खेलते हैं, जो देखते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो आखिर क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें बेसिक से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये ऑप्शंस आया कैसे, आया क्यों, कैसे आया, कब आया। इस चीज़ को लेके बहुत किस लोगों को कोई आइडिया नहीं है। बस वो मार्केट में जाते हैं, प्राइस सेलेक्ट करते हैं, प्राइस बढ़ गया, प्राइस सेलेक्ट करते हैं और सी बाई करते हैं, मार्केट बढ़ गया और बेच देते हैं, निकल जाते हैं। पी बाई करते हैं, मार्केट बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, बेच दे। अगर मार्केट उल्टा चला गया तो लॉस हो गया, तो फिर भी और लॉस हो गया। तो इस टाइप से वो खेलते हैं, लेकिन उनको एक आइडिया नहीं होता है कि आगे जो ये ऑप्शंस होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। इस वीडियो के सीरीज़ में हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भाई फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज, लेट्स से पार्टी ए और पार्टी बी है, दो पार्टी के बीच किसी चीज़ को लेके एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ, इस फ्यूचर डेट पे हमको ये चीज़ करना है, और दोनों पार्टी एग्री हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कई टाइप के होते हैं। जिसमें पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीसरा जो होता है ऑप्शंस होता है, चौथा जो होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है। यही बेसिकली 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम देखते हैं, जो हमारे लिए, जो शेयर मार्केट के लिए जो फेमस है, जो दिन सारे लोगों को पता है, वो ये 2 चीज़ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये चलता था, ये भी होता है। एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग देशों से अपना माल ख़रीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको स्वैप करते हैं। आरबीआई भी करेंसी स्वैप वगैरह दूसरे देशों के साथ करता है। पहला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो लेमैन लैंग्वेज में हम बेसिक से समझाएं तो लेट्स सपोज 2 पार्टीज़ हैं, ए और बी। 2 लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड का ही हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 1 जनवरी को दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती हैं, और उस टाइम जो है गोल्ड का जो भाव चल रहा था 5,000 रुपये पर ग्राम चल रहे। तो लेट्स से पार्टी ए जो है ये बायर है और पार्टी बी जो है सेलर है। तो पार्टी ए अपना सोने का दुकान काम करती है, और तो इनको क्या होता है कि ये 3 महीने बाद इनको सोने का ज़रूरत है। तो ये गोल्ड का क्या करते हैं कि पार्टी बी के पास जाते हैं और 1 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जीक्यूशन डेट ये लोग रखते हैं 1 मार्च कि हाँ जी, ये 1 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो पार्टी ए गया बी को और बोला कि अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है इसको हम फिक्स करते हैं, और 1 मार्च को जो गोल्ड का रेट रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड का रेट, चाहे घटे, बराबर है या ऊपर जाए, फिर भी ये जो ए पार्टी है ये 5,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से बी से 1 मार्च को गोल्ड खरीदेगी। तो इसमें दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो पार्टी ए है वो चालाक है, पार्टी बी जो है वो ज़्यादा चतुर है। दोनों अपना कैलकुलेशन है। पार्टी ए का क्या थिंकिंग होगा कि अगर गोल्ड का रेट लेट सपोज बढ़ के 7,000 रुपये पर ग्राम हो जाता है, तो उस केस में पार्टी ए जो रहेगा 1 मार्च को पार्टी बी से 5,000 रुपये पर ग्राम ही खरीदेगा, लेकिन मार्केट में जबकि 7,000 रुपये पर ग्राम
तो इसमें पार्टी बी को फ़ायदा हो जाएगा। सिमिलरली पार्टी बी सोचेगा कि अभी फ्यूचर में कुछ मंदी आने वाला है या जो भी है, बहुत सारी चीज़ों को लेके ये सोचता है कि ये जो फ्यूचर में है 3 मार्च तक, ये 1 मार्च तक गोल्ड के रेट घटने वाले हैं। लेट से घट के 4500 रुपये पर ग्राम आ जाए या 4000 रुपये पर ग्राम आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, पार्टी ए जो है 1 मार्च को इससे 4000 रुपये, इससे 5000 रुपये ही खरीदेगा, क्योंकि 1 जनवरी को 5000 रुपये डिसाइड हुआ। अगर घट जाता है तो पार्टी ए क्या करेगी, 5000 रुपये पर ग्राम 3 मार्च को 1 मार्च को खरीदेगी, खरीदना पड़ेगा इनको, और ये 5000 रुपये बेचेगी, और इनको क्या होगा, जो 4000 रुपये चल 1000 रुपये बेनिफिट। तो दोनों पार्टी का अपना अपना स्वार्थ है। ये चीज़ें फॉरवर्ड में ये लोग करते हैं। कुछ टेक्निकलिटी में चलें तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 पार्टीज़ के बीच होता है। जो पार्टी एक ए होती है जो बायर होती है, पार्टी बी जो होती है जो सेलर होती है, इन दोनों के बीच ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी सी जो है वो नहीं होती है। तो ये इसको ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो पार्टी ए है, ले सपोज इन्होंने 5000 रुपये पर ग्राम से किया और ड्रास्टिकली बढ़ जाता है 10,000 रुपये हो जाता है पर ग्राम, तो पार्टी ए बोलेगी कि हम तो अब नहीं खरीदेंगे, हम अब चले अपने रास्ते, तुम अपना देखो। तो उस केस में ये पार्टी ए डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है। सिमिलरली गोल्ड के रेट अगर घट गया 2000 रुपये पर ग्राम हो गया, तो ये खरीदेगा ही नहीं। ये बोलेगा हम तुमसे 5000 रुपये क्यों खरीदें, ये 5000 रुपये क्यों खरीदे जबकि मार्केट में चल रहा है 2000 रुपये पर ग्राम। तो ये आप समझ रहे हैं ना, आपको इस तरीके से देखना है कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह की काम करता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, ना कोई गवर्नमेंट होती है, ना लीगल कोई कंप्लायंसेस होता है। ये बीच में अपने को डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, बायर भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, सेलर भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें अभी भी कई जगह चल भी सकती हैं, नहीं भी चलती हैं, लेकिन ये अभी उतना चलता नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का नहीं है। कोई डिफ़ॉल्ट कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सिमिलरली ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सिमिलर ही है, बस इसमें होता क्या है, एक जो थर्ड पार्टी एक्सचेंज आ जाती है जो कि इंश्योर करती है कि पार्टी ए और पार्टी बी दोनों में से कोई डिफ़ॉल्ट ना करे। तो हमारे केस में, हमारे देश के केस में, शेयर मार्केट केस में NSE BSE होते हैं जो इस चीज़ को रोकते हैं कि हाँ, अगर ए को लॉस होने लगे तो फिर भी इसको जो ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जो ये एग्रीमेंट में आए, उस एग्रीमेंट को वर्शिप करे, एग्रीमेंट को फॉलो करे, ए भी और बी भी। उसके लिए NSE और BSE दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस NSE और BSE को जो देखने वाला जो दरोगा है उसको बोलते हैं सेबी, जो हमारे केस में, हमारे देश केस में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इनको रेगुलेट करती है ताकि ये भी गड़बड़ ना कर पाएँ। और ये जो दोनों पार्टी गड़बड़ ना कर पाएँ, इनको रेगुलेट करती है NSE और BSE। इसमें सेम कहानी होता है, बस एक थर्ड पार्टी आ जाता है जो कि इंश्योर करता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम खेल सकते हैं। जो गोल्ड वाला एग्जांपल हमने लिया था अभी कुछ देर पहले, वो यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें, इस केस में हमारा कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ये इंश्योर कर रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो थर्ड पार्टी हमारा NSE या BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक, ये कैसे इंश्योर करती है कि पार्टी ए और पार्टी बी दोनों डिफ़ॉल्ट ना हो। NSE जो बॉम्बे में बैठी है, जो पार्टी ए है ये लेट से बिहार के किसी सिटीज़ में बैठा है, पार्टी बी जो है लेट से किसी यूपी के किसी सिटी में बैठा है, तो ये कैसे इंश्योर करती है, ये अलग टेक्निकलिटी है दोस्तों, इसमें हम अलग से बात करेंगे। वो उसमें एक मार्जिन के थ्रू ये दोनों पार्टी को इंश्योर करते हैं कि दोनों में से कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। जो तीसरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शंस होता है। ऑप्शंस में क्या है कि आपके पास इसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आगे अब हमें कमेंट करके बताएं कि इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।